गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ मितुल त्रिवेदी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट अर्थक्वेक इन डिजास्टर मैनेजमेंट। ये पार्ट 3 है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो हम इसमें देखेंगे बहुत सारे पर्सपेक्टिव जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड होने वाले हैं। मैंने पहली वीडियो में डिजास्टर मैनेजमेंट के इंट्रो दिया था, इंट्रोडक्शन बताया था, और फिर दूसरे वीडियो में मैंने डिस्कस किया था अबाउट डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर से कौन कौन चीज़ें रिलेटेड हैं, उसके की फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे जिन्हें हम ऐड कर दे तो क्या बन जाएगा हजार्ड। जो मैंने बताया था कि जिन्हें हम ऐड कर दे तो वो डिजास्टर बना देने की क्या रखते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी रखते हैं। लेकिन अगर हम उन्हीं फैक्टर्स को कंट्रोल कर ले तो फिर जो डिजास्टर्स हैं, आपदाएं हैं, वो हेल्ड होने से कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, उन आपदाओं को कम भी कर सकते हैं। और अगर वो आ गई तो उनको बहुत 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 नेग्लिजिबल भी हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से वो फैक्टर्स थे, तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। पहला फैक्टर था डिजार्ट का, वो था हजार्ड। हजार्ड का मैंने मतलब बताया था, ये पार्ट सेकंड था डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो हजार्ड का मैंने मतलब बताया था कि हजार्ड एक रिस्की कंडीशन है। हजार्ड क्या है, एक रिस्की कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि ऐसी रिस्की कंडीशन जिसके पास क्या है, पूरी कैपेसिटी है, या पूरी कैपेसिटी है टू हार्म लाइफ, प्रॉपर्टी और एनवायरमेंट। मतलब ऐसी उसके पास पूरी संभावना है, ऐसी रिस्क मतलब ऐसी कोई रिस्की कंडीशन जिसके पास पूरी संभावना है कि वो हार्म कर सकता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, एनवायरमेंट को। एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई माउंट एवरेस्ट अगर चढ़ रहा है तो वहां पे क्या है, तो वो एक रिस्की कंडीशन है। रिस्की कंडीशन है मीन्स हजार्ड है, जिसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपका पैर फिसला तो आपकी जान जा सकती है। मतलब क्या, यहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि एक रिस्की कंडीशन वहां पे थी। लेकिन अगर वहीं ध्यान से किया तो वहां पे बच जाओगे, तो क्या होगा, वो हजार्ड डिजास्टर होने से बच जाएगा। दूसरी बात मैंने बताई थी अबाउट वुल्नरेबिलिटी। तो उसका मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि एक ऐसी कंडीशन जो कि इंडिविजुअल, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि हजार्ड के इम्पैक्ट में, मतलब ऐसी कोई रिस्की कंडीशन मैंने बताया वो हजार्ड होती है। लेकिन एक ऐसा कोई व्यक्ति जिसको वो हजार्ड अगर आता है, ऐसी कोई रिस्की कंडीशन डेवलप होती है और ऐसी कंडीशन और एक बढ़ जाए जिसकी वजह से जो हजार्ड का इम्पैक्ट है वो इंडिविजुअल पे और ज़्यादा बढ़ जाए, उसी को कहते हैं वुल्नरेबिलिटी। मैंने एग्जांपल दिया था, एग्जांपल के जरिए आप समझ सकते हैं कि जैसे ओल्ड एज पीपल है तो ओल्ड एज या सिक पीपल है तो बीमारी, जो बीमार व्यक्ति है, जो सिक और इल पर्सन है, तो क्या होगा, जो सिक और इल पर्सन है तो उसके पास क्या है, एक ऐसी कंडीशन है, क्योंकि वो बीमार है इसलिए वो अगर इम्पैक्ट में आता है हजार्ड के, ऐसी कोई रिस्की कंडीशन की, अर्थक्वेक जैसी या सुनामी जैसी, तो क्या होगा, उसके ऊपर इम्पैक्ट और ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो अर्थक्वेक जैसी कंडीशंस में भाग तो पाएगा नहीं, कोई भी तरह से उसे मिटिगेट कर नहीं सकता, उस कंडीशन को रोक नहीं सकता, कम नहीं कर सकता उसके रिस्क को। तो फिर क्या होगा, वो उसके इम्पैक्ट में और जल्दी आ जाएगा। तो हमने देखा, और जो वल्नरेबिलिटी उसको डिग्री में नापते हैं, जैसे लो कहीं की अगर वल्नरेबिलिटी है तो मतलब वहाँ के जो लोग हैं वो किसी भी हजार्ड को या किसी भी रिस्की कंडीशन को झेलने लायक नहीं है। और अगर वहाँ की वल्नरेबिलिटी लो है तो वो निश्चित हजार्ड आएगा तो उसको वो डिजास्टर में कन्वर्ट कर ही देंगे, आपदा में कन्वर्ट कर ही देंगे, चाहे वो लॉस ऑफ लाइफ के जरिए हो, चाहे वो लॉस ऑफ एनवायरमेंट के जरिए हो, चाहे वो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए हो। फिर मैंने बताया था कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में मैंने बताया था कि जो रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी है या नहीं। एग्जाम्पल दिया था पुअर और रिच पीपल के बारे में, कि जो रिच पीपल है तो अगर भले ही वो सिक है, भले ही वो बीमार है, इल है, फिर भी अगर उसके पास रिसोर्सेज है तो वो हजार्ड जैसी सिचुएशन में, रिस्की कंडीशंस में भी उसे डिजास्टर बनने नहीं देगा, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे बहुत बीमार है, ठंड का बहुत ज़्यादा समय है और भयंकर ठंड पड़ रही है, तो क्या होगा, अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं, कम्बल है, सब है,
तो क्या होगा, वो व्यक्ति मान लिया बहुत बीमार है, बहुत ओल्ड एज था और उसकी लाइफ जो थी वो जा भी सकती थी, जान जा भी सकती थी, लेकिन उसके पास क्योंकि रिसोर्सेस थे तो वो बच गया। तो क्या हुआ ये, तो क्या हुआ कि जो मैंने बताया कि कैपेसिटी थी, तो उसकी कैपेसिटी थी, उसके पास रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी थी तो वो बच गया। पुअर पीपल नहीं बच पाता, तो क्या होता है, ये कैपेसिटी जो हजार्ड आते तो वो उसे डिजास्टर में बदल देता। वही मैंने बताया था कि रिस्क क्या होता है, रिस्क, तो रिस्क मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हजार्ड एंड डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। मतलब मैंने बताया था रिस्क यानी मतलब होता है खतरा, रिस्क मतलब मैंने बताया था खतरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क मतलब हो गया खतरा, कि ऐसे रिस्क की कंडीशन, जब रिस्क की कंडीशन आ जाए और वहाँ की वल्नरेबिलिटी जो है वो भी लो हो, तो फिर क्या होगा, तो निश्चित खतरा होगा ही होगा और वो हजार्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने रिस्क का मतलब बताया था। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। और अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमने देखा था कि ऐसी कोई भी कंडीशन, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर के कारण हो, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जो कि बियॉन्ड कॉपिंग लिमिट हो, मतलब जो हमारे हाथ में उसको संभालने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको क्या कहेंगे, एज अ डिजास्टर कहेंगे, क्योंकि वो डिजास्टर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ लाइफ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, लॉस ऑफ एनवायरनमेंट है, तो मतलब ऐसी कोई कंडीशन डेवलप हो जाए। तो ये डेफिनेशन किसके अकॉर्डिंग थी, पहली जो मैंने बताई, हजार डिजास्टर और कैपेसिटी और रिस्क, इन सबको मिला दो तो डिजास्टर बनेगा। तो ये तो नॉर्मल हो गए कॉन्सेप्ट्स। और दूसरी जो अगर आप मेंस में लिखना चाहते हैं तो यही डेफिनेशन लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, a situation come due to man made, due to natural calamity, or due to accidentally, which is beyond coping limit, then we call them as a disaster। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हाथ में हमारी सिचुएशंस नहीं रह जाती हैं, चाहे वो कैसे भी हेल्ड हो, चाहे वो नेचर के द्वारा हेल्ड हो, चाहे वो मैन मेड हो, चाहे वो एक्सीडेंटली हो, तब हम उसको एज अ डिजास्टर कह सकते हैं। तो ये हो गई, तो मैंने पूरा डिवीजन करवा दिया कल की क्लास के बारे में। अब हम देखेंगे अबाउट अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आएगा उस समय हमें क्या करना चाहिए, इस स्लाइड में पूरे मैं कोशिश यही करूंगा हाँ कि सारी चीजें अर्थक्वेक से रिलेटेड बता दूं। तो अर्थक्वेक जब आएगा तो हम डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अगर ये डिजास्टर मैनेजमेंट अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। अगर ये सारी बातें आपने एक बार समझ ली तो फिर अगले जो हम डिजास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे उन सब में बहुत आसान हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो बहुत सारी चीजें हैं वो रिपीटेड मिल रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटी सी क्लासेस होंगी, कुछ ही वीडियोस में ये पूरी हो जाएंगी। तो हम देखेंगे अर्थक्वेक के बारे में। तो ये पार्ट थर्ड है डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, शेकिंग ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो हिलने लगे। शेकिंग ऑफ अर्थ की जो सरफेस है वो हिलने लगे धीरे धीरे धीरे, तो शेकिंग ऑफ अर्थ जो है वो है अर्थक्वेक। अब ये होता क्यों है, तो होता है रिलीज ऑफ एनर्जी। रिलीज ऑफ एनर्जी मतलब क्या हुआ, रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ से निकल रही है, तो जब अर्थ कांप रही है तो फिर क्या हो रहा है, शेकिंग ऑफ अर्थ जब हो रही है तो नीचे से ही तो एनर्जी आ रही होगी अर्थ के। तो ड्यू टू प्लेट मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, मतलब जो हम कह रहे हैं कि एनर्जी कोई नीचे से लग रही है जिसके कारण धरती कांप रही है, शेक कर रही है, तो वो क्यों हो रही है, क्योंकि जो प्लेट्स अंदर हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स जिसे हम कहते हैं, वो उनका मूवमेंट हो रहा है इसी कारण। और वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, एज अ वेव वो मूवमेंट हो रहा है। जो हम समझ रहे हैं कि एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी नहीं लग रही है, क्या हो रहा है, इन द फॉर्म, हम कहते हैं कि जो शेकिंग ऑफ अर्थ है वो किसके जरिए हो रही है, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी किन के फॉर्म में है, तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव है। मतलब जैसे मान लेते हैं कि अगर अर्थ ये है, ये अर्थ है और ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है, तो यहां से मान लिया ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मान लिया ये प्लेट्स हैं नीचे अर्थ के मान लिया नीचे सतह है, और ये मान लिया अर्थ की सरफेस है। ये मान लेते हैं अर्थ की सरफेस है, ऐसे बना लेते हैं। ये मान लिया अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे सरफेस है, मान लेते हैं ये यहाँ पे धीरे धीरे शेकिंग हो रही है, शेकिंग ऑफ अर्थ अकरिंग हो रही है। तो फिर हम समझेंगे कोई ना कोई एनर्जी नीचे से लग रही होगी, जिसको मैंने बताया सेकंड पॉइंट की रिलीज ऑफ एनर्जी। तो वो कैसे हो रही है,
जो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो यहाँ पे अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है। तो इनमें अगर मूवमेंट हो रहा है, वो मूवमेंट किस लिए होता है वो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा चीजें जो होता है जो मैग्मा होता है उससे रिलेशन होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अर्थक्वेक आने के, तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम केवल इतना सा ही समझेंगे कि अर्थक्वेक की पूरी ज्योग्राफी क्या है वो हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें हमको केवल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करना है। तो इसीलिए केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अर्थक्वेक आता किस लिए है। तो यहाँ पे जो प्लेट्स थी तो उनमें मूवमेंट हुआ, उन प्लेट्स में क्या हुआ, मूवमेंट हुआ। ये जब धीरे 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 हिली तो क्या हुई, जब नीचे की कोई चीज अगर सरफेस पे कोई भी ऊपर की चीज रखी तो अगर नीचे की चीज को हम हिलाएंगे तो ऊपर वाली भी हिलेगी। ऐसे ही जो अर्थ का सरफेस है वो इसलिए हिला क्योंकि उसकी शेकिंग इसलिए हुई क्योंकि जो नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जो धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखा गया। अब जब उनमें मूवमेंट्स देखा गया तो वेव्स के थ्रू इसमें मतलब वेव्स के थ्रू मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऐसे 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 वेव्स के थ्रू इस तरीके से। तो ये वेव्स के थ्रू क्या हुआ, ये मूवमेंट जो था सरफेस तक की चला गया, ये जो मूवमेंट था ये सरफेस तक की चला गया। फिर क्या हुआ, अर्थक्वेक हैपनिंग हुई, अर्थक्वेक आ गया। तो ये बातें हमने केवल डिस्कस करी कि अब हम इसे मिटा ही देता हूँ वरना ये चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो मैंने बताया कि शेकिंग ऑफ अर्थ क्यों होगी, अर्थ क्यों हिलेगी, अर्थक्वेक क्यों आएगा, जब रिलीज ऑफ एनर्जी होगी। एनर्जी जब रिलीज होगी अर्थ से, अर्थ के इंटीरियर से, तो वो क्यों होगी, ड्यू टू प्लेट मूवमेंट। जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी वो हिलने लगेंगी इसलिए। और कैसे होंगी, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जब नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स हिलेंगी तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव एनर्जी जनरेट करेगा। एनर्जी जनरेट होगी तो क्या होगा, हमारी जो अर्थ की सरफेस है वो शेक करने लगेगी, हिलने लगेगी। इसी को हमने नाम दिया अर्थक्वेक। तो अब इन वेव्स को क्या कहेंगे, तो इन वेव्स का भी नामकरण किया गया है, वो सिस्मिक वेव्स। इन वेव्स को हमने कहा सिस्मिक वेव्स। ठीक है, ये हो गया कॉज, ये हो गया कॉज ऑफ अर्थक्वेक, ये हो गया कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये जो था ये पूरा कॉज ऑफ अर्थक्वेक था, इतना यहां से लेकर के यहां तक पूरा ये हो गया कॉज ऑफ अर्थक्वेक। ये हो गया कॉज ऑफ अर्थक्वेक, इतना पूरा। तो इसमें आप लिख सकते हैं हाँ कि शेकिंग ऑफ अर्थ होती है, फिर उसके बाद ड्यू टू रिलीज ऑफ अर्थ, जो धरती है वो शेक करती है अर्थ का सरफेस, और वो जो एनर्जी होती है वो कहाँ से आती है, ड्यू टू प्लेट मूवमेंट्स। और वो जो प्लेट मूवमेंट होता है वो किनके फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही, किसके फॉर्म में, तो जो इन द फॉर्म ऑफ वेव्स वो जो एनर्जी है वो लगती है। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती है उनमें मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होती है तो अर्थ जो है वो शेक करती है, हिलती है। इन वेव्स को हमने नाम दे दिया सिस्मिक वेव्स। ये अर्थक्वेक का कॉज है, ऐसे अर्थक्वेक आता है। अब हम देखेंगे कि इंडिया में अर्थक्वेक को लोकेट करने के लिए, अर्थक्वेक का जोनेशन करने के लिए, मतलब कौन कौन से अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन से अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं, मतलब अर्थक्वेक जहां नेसेसरी आ ही सकता है, ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं। इन सब के लिए कोई ना कोई तो कमेटी होनी चाहिए जोनेशन के लिए। तो इन सब के लिए कौन सी कमेटी है, इन सब के लिए कौन इंडिया में काम करता है, तो कैलकुलेटेड और लोकेटेड बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, फिर से सुनिए, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो क्या करती है, जोनेशन करती है। वो क्या करती है, जोनेशन करती है, मतलब लोकेट करती है कि ये एरिया भारत में जो है, जैसे यंग जो हिमालय हैं उनमें कुछ एरिया जो है डिवाइडेड है कि वो अर्थक्वेक, वहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, तो वहाँ का उनका जोनेशन हो चुका है कि यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा ही आएगा। यूपी बिहार इन सब में अर्थक्वेक बहुत कम देखा जाता है। तो ये जो कैलकुलेट होता है जोनेशन की, मतलब अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आ सकता है, ये जो लोकेट करेगा इंडिया में वो कौन करेगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम BIS भी कह सकते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लोकेट्स और डू जोनेशन ऑफ अर्थक्वेक, मतलब बताती है कि कौन कौन से अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं। फिर इट लोकेटेड जोन्स, वही बात होगी कि जो जोन्स हैं हाँ अर्थक्वेक के, उनको लोकेट करती है। अब ये जो जोन्स होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म में होते हैं, जोन के कुछ लेवल हैं, जोन 5, जोन 4, जोन 3, जोन 2। तो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन अर्थक्वेक के लिए कौन होता है, तो वो है जोन 5। यहाँ पे जो अर्थक्वेक देखे जाएंगे तो उनमें
अगर अर्थक्वेक ऐसे एरियाज में आता है जैसे असम में, तो ये सारे जो एरिया हैं जैसे कच्छ में, तो इन सारे एरियाज में अगर अर्थक्वेक आता है तो ये सारे जोन 5 इन सब जगहों पे होते हैं एरियाज। हाँ, तो जोन 5 और जोन 4 में जो अर्थक्वेक हम देखेंगे वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस करेगा, बहुत सारी उससे जाने जाएंगी, और क्या होगा, इन्वायरमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे एरियाज जो हैं जोन 5 में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एरिया है अर्थक्वेक के हिसाब से, जहाँ पे अर्थक्वेक नेसेसरी आता ही आता है। वो कुछ एरियाज हैं हिमालय के, कुछ डेजर्ट वगैरह में भी देखे जाते हैं कुछ एरियाज। तो यहाँ पे ये जोन 5 में वो एरियाज रखे जाते हैं जो बहुत ही खतरनाक होते हैं अर्थक्वेक के हिसाब से, जहाँ अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आ सकता है, जैसे जापान में अर्थक्वेक बहुत आता है। फिर जोन 4 में जो कुछ उससे कम है एरियाज, यहाँ पे कम आ सकता है अर्थक्वेक, लेकिन आता है फिर भी बहुत ज़्यादा। जोन 5 से तो कम होगा लेकिन आता है बहुत अर्थक्वेक, तो वहाँ पे बहुत सारे जो लॉस है वो हो सकते हैं। फिर जोन 3 में जहाँ पे बहुत ही कम अर्थक्वेक आता है, लेकिन हाँ आता रहता है अर्थक्वेक, चलो बता देता है कि हम अर्थक्वेक हैं। जोन 2 तो मतलब कभी कभार सालों में अर्थक्वेक आ गया तो आ गया, जैसे यूपी बिहार इन सारे रीजन्स में अर्थक्वेक बहुत कम देखने को मिलता है, दिल्ली एनसीआर वगैरह में। तो ये जो जोन 2 में एरियाज आते हैं तो वो वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कम होता है। जोन 1 जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि जोन 1 में तो वो आ जाएंगे ना जहाँ पे अर्थक्वेक आता ही नहीं है। तो ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है धरती का जहाँ अर्थक्वेक आता ही ना हो। वहाँ पे अगर नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं तो उनमें कभी ना कभी मूवमेंट्स जरूर देखने को मिलेंगे, इसलिए वहाँ पे अर्थक्वेक हमेशा कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसा कोई एरिया भारत में नहीं कह सकते हम कि जहाँ पे अर्थक्वेक कभी नहीं आएगा, तो आएगा तो वो जोन 1 लोकेट इसीलिए वो नहीं करती है। जब वो अर्थक्वेक का लोकेशन कर रही है तो वो ऐसे लोकेशन जो ऐसे जोन्स हैं उनका क्यों उन्हें लोकेट करेगी जहाँ अर्थक्वेक आता ही नहीं है। तो केवल हमने देखा जोन 5 के बारे में, जोन 4 के बारे में, जोन 3 के बारे में, और जोन 2 के बारे में। फिर हम देखेंगे हाउ टू मिटिगेट इट, हाउ टू मिटिगेट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। हाउ टू मिटिगेट अर्थक्वेक को मिटिगेट करना मतलब क्या हुआ, मिटिगेट मतलब क्या हुआ कि अर्थक्वेक का जो इम्पैक्ट है उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, क्या करें उस समय, क्या हमारे एक्शंस हो जिसके जरिए हम अर्थक्वेक को मिटिगेट कम कर दे उसको इम्पैक्ट को। तो एक ही व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा फिलहाल, तो क्या हुआ, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे उनके जरिए हम देखेंगे कि अर्थक्वेक को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो पहला जो पॉइंट है वो प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी मैप मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे जो वल्नरेबिलिटी मैप्स थे, मतलब वहीं की लोकेशन जो है, जो अर्थक्वेक की लोकेशन है, अर्थक्वेक को लोकेट करने जैसी बात है, तो हम वल्नरेबिलिटी मैप के जरिए करें। मतलब जैसे कि कौन सा एरिया है जहाँ की वल्नरेबिलिटी लो है, वहाँ के लोग उसको एक्वायर कर पाएंगे अर्थक्वेक को या नहीं कर पाएंगे, वहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, क्या वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को लॉस हो या प्रॉपर्टी को लॉस तो नहीं हो जाएगा, मतलब वल्नरेबिलिटी को मैप करें। अब वो हम करेंगे कैसे, वल्नरेबिलिटी जो है उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो बाय द यूज ऑफ जीपीएस सिस्टम, बाय द यूज जीपीएस वी कैन ट्रैक इजिली अर्थक्वेक रीजन्स। जीपीएस के थ्रू वी कैन इजीली ट्रैक अर्थक्वेक रीजन्स, अर्थक्वेक के जो रीजन्स हैं उनको हम जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि हम प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी मैप हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए ड्रोन सिस्टम होना चाहिए। ड्रोन्स के जरिए हम इजीली वल्नरेबिलिटी मैप कर सकते हैं, मैपिंग उसकी कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आ सकते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनको एक्वायर कर पाएंगे अर्थक्वेक को या नहीं कर पाएंगे, वहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ पे अनसस्टेनेबल मैनर में तो कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, ऐसी चीजें हम देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ वल्नरेबिलिटी मैपिंग हो। दूसरा पॉइंट हुआ कि जीपीएस ट्रैक, मतलब जीपीएस के थ्रू हम अर्थक्वेक रीजन्स को ट्रैक करें। और यहाँ पे एक और हम पॉइंट लिख सकते हैं, यूज ड्रोन टू ट्रैक, यूज ड्रोन टू ट्रैक अर्थक्वेक को ट्रैक करने के लिए हम ड्रोन्स का भी यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वही जीपीएस हम लगाएंगे तभी तो, मतलब हर जगह हम पहुंचे तो नहीं सकते, तो अर्थक्वेक को ट्रैक करने के लिए हर जगह हम नहीं पहुंच सकते, हिली एरियाज में हम कहाँ पहुंच सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ड्रोन सिस्टम बेहतर होना चाहिए अर्थक्वेक को ट्रैक करने के लिए। तो अब ये जो 6 पिलर्स वाला पॉइंट है ये 4th पॉइंट हो जाएगा,
ये जो 6 पिलर्स वाला पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 4th पॉइंट। तो हम देखेंगे इसमें 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक, 6 पिलर्स ऑफ अर्थक्वेक। तो इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे कि 6 पिलर्स ऐसे हैं जिनके जरिए हम अर्थक्वेक को मिटिगेट कर सकते हैं। पहला कौन सा पॉइंट हो सकता है अर्थक्वेक का, तो ये 4th पॉइंट है अर्थक्वेक को मिटिगेट यानी कम करने का। तो इसमें 6 पिलर्स हैं, मतलब ऐसे 6 स्तंभ जिनके जरिए हम अर्थक्वेक को बहुत कम कर सकते हैं, उसके इम्पैक्ट को बहुत कम कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से 6 पिलर्स हैं, ये मेरे द्वारा दिए हुए नहीं है, जो IMD वगैरह ये सारी जो चीजें हैं, या ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हैं, ये सारी चीजें यही इन्हीं सब के द्वारा डिस्कस होती हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो ये सारे पिलर्स उन्हीं के द्वारा गिवन होते हैं, वहीं ये सारी चीजें देते हैं 6 पिलर्स जैसे ये सब सारी चीजें, कि इन सारी चीजों को आप अप्लाई करके अर्थक्वेक को मिटिगेट कर सकते हैं। तो हम पहला पॉइंट क्या होगा 6 पिलर्स में, कि कंस्ट्रक्शन अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। पहला मतलब हुआ कि ऐसे हम घरों को बनाएं, इतना हम घर मजबूत बनाएं, कहते हैं सीमेंट सरिया जो कुछ भी है बहुत मजबूत बनाए घर, हाँ, कि वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। मतलब अगर अर्थक्वेक आए तो वो जो घर है तो वो ये नहीं कि पूरा ढह जाए, इतनी बेकार उसमें सीमेंट यूज करी कि मतलब खाली देखने में ही अच्छा लग रहा है, उसकी जो उसका कंस्ट्रक्शन है वो बढ़िया नहीं हुआ, बेकार उसमें माल यूज हुआ है। तो हम घर भले ही हम 1 फ्लोर बनाए, एक ही मंजिल बनाए, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा हो, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, मतलब बहुत मजबूत हो, कि अर्थक्वेक आए उसके ऊपर उसका कोई खास इफेक्ट ना पड़े। एग्जाम्पल जापान में जो होम्स हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है, क्योंकि वहां पे हर 3 मिनट में कोई अर्थक्वेक आता है इसलिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। फिर रेट्रोफिटिंग, इसका मतलब क्या हुआ, रेट्रोफिटिंग इसका मतलब ये हुआ कि अगर घर तो बना है अब, तो क्या आप घर पूरा गिरा करके दोबारा बनवाएंगे, नहीं। रेट्रोफिटिंग मतलब हुआ कि अब उसी में छोटे छोटे जो आयरन के पार्ट्स है, सरिया वगैरह है, वो सब डाल के, हाँ, उसके ऊपर जो सीमेंटिंग है वो कर दी जाए। मतलब जो एरिया खराब हो रहा हो उसकी केवल रिपेयरिंग अच्छे से कर दो, जो एरिया घर का खराब हो रहा हो उसकी रिपेयरिंग बहुत अच्छे से कर दी जाए, इसी को कहते हैं रेट्रोफिटिंग। तो मतलब उसमें नई नई चीजें फिट कर दी जाए, जैसे सरिया वगैरह ये सारी चीजें फिट कर दी, हाँ, उसमें आयरन के पीसेस वगैरह, हाँ, और उसके ऊपर सीमेंटिंग कर दी। तो क्या हुआ, वो उतना एरिया जो घर का है वो और मजबूत हो जाएगा। तो अगर रिपेयरिंग, रेट्रोफिटिंग मतलब समझ सकते हैं रिपेयरिंग, यहाँ पे कुछ फिटिंग करी जाए आयरन पीसेस वगैरह डाल के सीमेंटिंग करके, हाँ, तो रेट्रोफिटिंग के जरिए हम मान लिया कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं कर पाए, हाँ, जो शुरुआत में घर था वो हम बहुत अच्छा अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बना पाए, तो क्या हुआ, हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं। जितना एरिया खराब हो या अर्थक्वेक आए उतना एरिया खराब हो जाए कहीं, या हमको लगता हो कि ये एरिया अगर अर्थक्वेक आए तो हमारी छत गिर जाएगी, तो हम भाई कम से कम नहीं कुछ तो छत को रिपेयर करवाने के लिए, हाँ, वहाँ पे आयरन पीसेस का ज़्यादा यूज़ करे और उसकी रेट्रोफिटिंग करे, उसकी सीमेंटिंग दोबारा कर दे। तो क्या होगा, अर्थक्वेक से हम कुछ ना कुछ स्तर तक बच सकते हैं, हमारा एटलीस्ट घर तो अर्थक्वेक से बचने योग्य होगा। फिर क्या होगा, इमरजेंसी प्लान में जैसे इमरजेंसी एग्जिस्ट, इमरजेंसी प्लान में हम देख सकते हैं जैसे अर्थक्वेक आया और घर में केवल एक ही डोर है भागने के लिए बाहर, तो क्या होगा, जो जितने लोग होंगे वो सब लोग एक साथ तो बाहर निकल नहीं पाएंगे, तो एक ना एक व्यक्ति उसमें फंस जाएगा, तो क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। इसीलिए उसमें बहुत सारे जो घर हो उसके अंदर बहुत सारे एक्सिस्ट हो, मतलब बहुत सारे आउटडोर हो, बहुत सारे निकलने की जगह हो बाहर से, तो इसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी प्लान। बहुत सारे डोर्स हो, हाँ, तो जिनके जरिए हम 3-4 डोर अगर होंगे घर में तो सब लोग एक एक डोर से निकल गए, तो क्या हुआ, जल्दी से निकल गए और काम हमारा कम टाइम में होगा, और अर्थक्वेक आया भी तो हमारे ऊपर एटलीस्ट लाइफ तो बच गई, घर भले गया, हाँ। तो इमरजेंसी प्लानिंग में हम इमरजेंसी डोर वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी प्लानिंग हो गई, ये 3rd स्टेप हो गया 6 पिलर में। फिर क्या हम कर सकते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब होता है कि जो वहाँ के लोग हैं उनकी हम कैपेसिटी को डेवलप करें, या वहाँ की प्रॉपर्टी की कैपेसिटी को डेवलप करें। कैपेसिटी बिल्डिंग में हम नेसेसरी देखते हैं कि ट्रेनिंग या एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जिनके जरिए हम अवेयरनेस जगा सकते हैं, जिनके जरिए हम क्या जगा सकते हैं, अवेयरनेस को जगा सकते हैं। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अर्थक्वेक आए तो हम क्या करें, ये सारी चीज़ें, सुनामी आए तो हम क्या करें, फ्लड आए तो हम क्या करें, उस समय हम कैसे बच सकते हैं। तो ये हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग, ये होता है कैपेसिटी बिल्डिंग। तो इसका जो रिलेशन है वो किससे होता है, ट्रेनिंग से, एजुकेशन से, नॉलेज से, इन सबसे। फिर अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस, अवेयरनेस ये लिखा हुआ है, अवेयरनेस एंड प्रिपेयर्डनेस।
अब हमारी जब कैपेसिटी डेवलप हो गई तो क्या हुआ, हम प्रिपेयर हैं, हम क्या है, प्रिपेयर हैं। हमारे अंदर अगर जागरूकता है और हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है, हमको हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन है, तो हम क्या हो सकते हैं, हम जागरूक हो गए हैं। तो क्या हुआ, हमारी जागरूकता बिल्ड होनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और अर्थ कोई आएगा तो हम प्रिपेयर हैं उसके लिए पहले से। फिर क्या हुआ, मतलब अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस मतलब हुआ कि हम उसके लिए प्रिपेयर हैं, बहुत जागरूक हैं। हाँ, अगर नहीं है तो हम हो जाए। फिर रेगुलेशंस एंड एनफोर्समेंट, इसका मतलब क्या हुआ, जो गवर्नमेंट है, कहते नहीं है इस व्यक्ति को रेगुलेट करो। हाँ, तो रेगुलेट करना मतलब क्या हुआ कि मतलब बार बार जो पुराने लॉस थे अर्थक्वेक या डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, या ऐसे कोई लॉ जिनके जरिए डिजास्टर्स आ सकते थे, उन लॉस को रेगुलेट करो। अब रेगुलेट तो कर दिया, मतलब उनमें जो संशोधन है वो होने चाहिए प्रॉपर्ली किया। अब इस समय जैसे फॉर एग्जांपल पहले ड्रोन सिस्टम नहीं हुआ करते थे, तो जो मैपिंग होती थी वल्नरेबिलिटी मैपिंग, तो वो वहां पे लोग जाके करते होंगे। अब ड्रोन सिस्टम है तो एटलीस्ट हम उनके जरिए करें या जीपीएस के जरिए करें। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि अब जब अगर हम देखें हाँ कि मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इसके जरिए हम नए लॉस को इंप्लीमेंट करें डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो क्या हुआ कि रेगुलेशन हो प्रॉपर, उनको हम रेगुलेट करें, मतलब उनमें संशोधन करें समय के हिसाब से। अब हमने संशोधन तो कर दिए, तो केवल लॉस लिखे रह गए क्या, नहीं, अब उनको इन्फोर्स करें। अब हम उनको क्या करें, इन्फोर्स करें, लागू करें उन लॉस को। जब चाहे वो कैसे लागू करें, कैसे हम लागू करेंगे, तो वो पॉलिटी में एस्पेक्ट चला जाता है कि उन लॉस को एज अ बिल हम पास करवा ले, और फिर वो जो बिल था वो अब लॉ बन जाए, और क्या हो, मतलब रेगुलेशन हो गया। हाँ, जो हम अलग अलग लॉ लाए, अब उन्हें हमने लागू किया। तो ये हो गया, कौन सा पॉइंट है ये है 6th पॉइंट। तो इन सारे पॉइंट्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, ये 6 पिलर्स हैं अर्थक्वेक को मिटिगेट करने के, अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को बहुत कम कर देने के। पहला पिलर कौन सा है, कंस्ट्रक्शन हो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। दूसरा रिट्रोफिटिंग रिपेयरिज्म, जो हम चीज़ों को रिपेयर करें, अगर हाउस को तो बहुत अच्छे से करें। तीसरा हो गया इमरजेंसी प्लान, जिसमें हम इमरजेंसी डोर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, या बहुत सारे इमरजेंसी कॉल्स वगैरह होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। हाँ, जैसे पुलिस को बुला ले, फायर ब्रिगेड को बुला ले, ये सारी चीज़ें। या और कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब हम प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रॉपर एजुकेशन दे। फिर 5th पार्ट कौन सा हो सकता है, अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस, मतलब हम जागरूक बने और प्रिपेयरनेस हम पहले से तैयार रहे। और रेगुलेशंस एंड इन्फोर्समेंट, मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसको रेगुलेट करना चाहिए, नए नए संशोधन करने चाहिए और उनको लागू करना चाहिए इन डिजास्टर से रिलेटेड जो भी संशोधन हो सकते हो। तो अब ये सारी चीजें हो गई। हाँ, अर्थक्वेक को हम मिटिगेट कैसे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स हो गए। 4 पॉइंट्स थे, और 4 पॉइंट में ये जो पॉइंट है 4th पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 पिलर्स। अब हम समझेंगे इम्पैक्ट, मतलब अगर अर्थक्वेक आएगा तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अर्थ तो वो तो सबको पता है, लेकिन फिर भी अगर वाटर में अर्थक्वेक आता है, ओशंस में अगर अर्थक्वेक आता है, या सी में अर्थक्वेक आता है, या रिवर्स में अर्थक्वेक आता है, तो क्या होगा, सुनामी जैसी कंडीशंस डेवलप होंगी और फ्लड्स आने की, और जो फ्लड है बाढ़ जैसी हालत बन सकती है। बाढ़ जैसी हालत जो है वो क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है, कहीं भी बाढ़ आ सकती है। जैसे हम देखते हैं डैम्स वगैरह में, जो डैम्स वगैरह खोल दिए जाते हैं अचानक से, यहाँ तो क्या होता है, बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। जैसे दिल्ली में हम देख सकते हैं, अभी आई थी यमुना रिवर में, तो ऑन वाटर में क्या हो सकता है, सुनामी और फ्लड्स हो सकते हैं अर्थक्वेक के जरिए। और अगर लैंड पे आती है, ग्राउंड पे आती है, हाँ, तो क्या होगा, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। मतलब अगर लैंड है, भूमि है, वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है तो क्या होगा, लैंडस्लाइड आ सकते हैं। उनमें जो वहाँ की भूमि है, उसमें जो लैंड है वहाँ की, तो उनमें क्या हो सकता है, ग्राउंड पे क्या हो सकता है, क्रैकिंग डेवलप हो सकती है, मतलब वो सब चिटक सकती हैं जो भूमि है वो, तो वहाँ पे क्रैकिंग डेवलप हो सकती है। जो स्वेल है वो इरोड हो सकती है। स्वेल इरोड मतलब जो मिट्टी है वहाँ की चिटकने लगेगी, हाँ, बहने लगेगी, टूट सकती है जो पार्ट्स हैं स्वेल के। फिर सेटलमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, जो वहाँ पे लोग हैं वो सब क्या करेंगे, वो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं वो सब इधर उधर जाने लगेंगे, मिटिगेट कर जाएंगे। तो इधर उधर जो लोग हैं वो सब जाने लगेंगे, तो सेटलमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर अगर प्रॉपर्टी पे हम इम्पैक्ट देखें तो क्या होगा, वहाँ भी क्रैक्स डेवलप होंगे। प्रॉपर्टी में भी जैसे कोई घर है तो उसमें क्रैक्स छोटे छोटे डेवलप हो जाएंगे वॉल्स पे। और क्या होगा, डैमेज हो सकता है, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है अर्थक्वेक के जरिए। और 4th पॉइंट हम देख सकते हैं, लॉस ऑफ लाइफ, मतलब जो जान है वो जा सकती है।
तो ये सारे हमने इसमें अर्थक्वेक में क्या देखा, पहले हमने कॉजेज देखे कि अर्थक्वेक आता क्यों है, शेकिंग ऑफ अर्थ होती है, जो अर्थ है वो हिलने लगती है, वो हिलती कैसे है, तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट अगर टेक्टोनिक प्लेट्स में होता है तो वो मूवमेंट किस फॉर्म में होता है, फिर वो जो मूवमेंट होता है तो वो वेव्स के जरिए एनर्जी रिलीज होती है, तो वो एनर्जी जब रिलीज होती है तो शेकिंग ऑफ अर्थ हम देखते हैं, उसी को हमने नाम दिया अर्थक्वेक, जो धरती है वो हिलने लगती है, तो इन वेव्स को हमने क्या नाम दिया, सिज्मिक वेव्स। तो ये हो गए कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक। फिर हमने बताया कि इसके लिए कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो इसके लिए जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, ये जोनेशन करता है अर्थक्वेक प्रोन एरियाज को, और जो इसके लिए जोन्स बनाए गए हैं, तो 5th जोन, जोन 4, जोन 3 एंड जोन 2। तो जो 5th जोन होता है जहाँ वहाँ पे हाईली डिजास्टर प्रोन एरिया होता है जिसमें अर्थक्वेक आ सकते हैं, मतलब जैसे हिमालय के कुछ रीजन्स हो गए। हाँ, जोन 2 में बहुत कम अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, जोन 1 जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हाउ टू मिटिगेट अर्थक्वेक, तो हमने देखा कि जो अर्थक्वेक है उसके इम्पैक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, तो प्रिपेयरिंग वुल्नरेबिलिटी मैप को हम डेवलप करें, फिर GPS के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक रीजन्स को ट्रैक कर सकते हैं, फिर या यूज ड्रोन सिस्टम टू ट्रैक अर्थक्वेक, ड्रोन सिस्टम का भी हम मदद ले सकते हैं क्योंकि हर जगह आदमी तो पहुंच नहीं सकता। फिर 6 पिलर्स देखे हमने यहाँ की 4th पॉइंट में 6 पिलर देखे कि अर्थक्वेक को हम मिटिगेट कैसे करेंगे। पहला कि कंस्ट्रक्शन अच्छा करें, फिर दूसरा रेट्रो फिटिंग कैसे करें, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन अच्छा हो गया, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो तो हो गया है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम जो कहीं भी अगर हम देखते हैं अपने यहाँ घर के कोई भी पार्ट में कि वहाँ पे रिपेयरिज्म की ज़रूरत है, तो हम अच्छे से उसको रिपेयर कर लें आयरन पीसेस वगैरह के जरिए उसकी सीमेंटिंग करके। तो ये हो गया रेट्रो फिटिंग, मतलब वहाँ पे कुछ फिटिंग कर दे आयरन पीसेस वगैरह को। फिर क्या हुआ, इमरजेंसी प्लान में हम लिख सकते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल कर सकते हैं, या इमरजेंसी डोर्स हो सकते हैं। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में ट्रेनिंग या हम दे सकते हैं, एजुकेशन प्रॉपर दे सकते हैं, नॉलेज दे सकते हैं अर्थक्वेक के लिए। फिर अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस, ये जो 6 पिलर्स हैं ये सब में काम कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस, मतलब जो लोग हैं वो अवेयर रहे पहले से, और पहले से ही तैयार रहे इस टाइप के डिजास्टर्स के लिए। फिर रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, मतलब जो गवर्नमेंट है वो नए नए लॉज में जो लॉज हैं उनमें यहाँ संशोधन लाए, डिजास्टर्स के जो लॉज बने हुए हैं उनमें संशोधन लाए अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, और उनको इन्फोर्स करे, उनको लागू करे। फिर हम देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, तो इम्पैक्ट वाटर पे क्या होता है, वहाँ सुनामी हो सकती है, फ्लड्स हो सकते हैं, और ग्राउंड्स में जो भूमि है उसमें क्या हो सकता है, लैंड में कि लैंडस्लाइड डेवलप हो सकते हैं, क्रैश डेवलप हो सकते हैं, वहाँ का जो सेटलमेंट है, वहाँ जो लोग रह सकते हैं, वो जो वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग पलायन करेंगे, इधर उधर जाएंगे, मिटिगेट करेंगे। फिर प्रॉपर्टी पे क्या इसका इम्पैक्ट होगा कि वहाँ भी डैमेज देखने को मिलेगा, फिर लॉस ऑफ लाइफ हो सकता है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव हमने देखा, कॉजेस, फिर हाउ टू मिटिगेट, फिर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी, फिर इम्पैक्ट के बारे में बात करी, ये सारी चीज़ें हमने अर्थक्वेक। तो इस वीडियो में अर्थक्वेक के बारे में पूरा डिजास्टर को हम मैनेज कैसे करेंगे, कि अर्थक्वेक जब आएंगे तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, हमने डिस्कस किया। अब अगले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में भी, अभी हम कुछ दिन डिस्कस करेंगे, जिसमें देखेंगे कि और जो जैसे बहुत सारी फ्लड्स वगैरह हैं, जो सुनामीज वगैरह हैं, तो इन सबको हम कैसे मैनेज करेंगे डिजास्टर में, या इन सब में अगर क्वेश्चंस आता है तो हम कैसे उससे डील करेंगे, तो हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।